हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीके की इस सीरीज़ में हम हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम टाइम में रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 में हमने 4 टॉपिक्स किए थे। अब जो उसके 6 टॉपिक्स बचे हुए थे उनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो इकोनॉमिक्स को 10 टॉपिक्स के थ्रू कम्प्लीटली उसकी थ्योरी विथ ट्रिक्स रिवाइज कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टॉपिक है बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। बजट क्या होता है? बजट जो गवर्नमेंट रिलीज करती है फॉर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो ड्यूरेशन होता है, तो उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर के लिए कि गवर्नमेंट एक डेटा रिलीज करती है कि हम हमारे पास जो इनकम है उसको हम कैसे किन किन चीज़ों पे खर्च करेंगे। तो उसका जो डेटा कलेक्शन होता है उसके बारे में जो गवर्नमेंट बताती है 1 फरवरी को बताती है। तो 1 फरवरी को अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में रिलीज करती है डेटा, और जो प्रीवियस ईयर में किन किन चीज़ों पे खर्च हुआ था वो भी बताया जाता है। तो इसका जो डेटा कलेक्शन होता है इसी को बजट कहते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। टाइप्स ऑफ बजट, 3 तरह का बजट होता है: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डिफिसिट बजट। तो इनकम जो गवर्नमेंट की होती है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, तो अगर जितनी इनकम है उतना ही उसको खर्च करना है तो ऐसे बजट को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। और अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, खर्च कम है, आय ज़्यादा है, तो उसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ऐसे बजट को हम कहते हैं डिफिसिट बजट। जब खर्च ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी तो घाटे में बजट जाएगा, डिफिसिट बजट होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ बजट। 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में डेली या शॉर्ट टर्म की चीज़ें आती हैं, और कैपिटल बजट में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या लॉन्ग टर्म की चीज़ें आती हैं। ये बस याद करने के लिए है कि एक वर्ड में रेवेन्यू बजट अगर हम कहें क्या है तो डेली की चीज़ें, कैपिटल बजट को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की चीज़ें। तो रेवेन्यू बजट में शॉर्ट टर्म चीज़ें आती हैं, जैसे रेवेन्यू का सोर्स क्या है और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर क्या है। सोर्स भी इसका टैक्स एंड नॉन टैक्स है, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इंटरेस्ट, फीस, फाइन्स। तो ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं। जो जीएसटी लगता है तो प्रोडक्ट को हम परचेज करने जाएंगे तुरंत लग जाएगा, उसमें कोई लॉन्ग टर्म में तो ऐसा है नहीं कि जीएसटी कोई ड्यूरेशन के लिए लगा है, बस एक शॉर्ट टर्म की चीज़ है। तो जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती हैं वो रेवेन्यू बजट के अंदर आती हैं। एक्सपेंडिचर सैलरी है, 1 मंथ का है, कोई बहुत लंबे प्रोजेक्ट का तो है नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि रेवेन्यू बजट के अंदर शॉर्ट टर्म चीज़ें आती हैं, और कैपिटल बजट के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। जैसे इसका सोर्स क्या होता है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो उधार लेना है लोन रिकवरी से, जो इसका सोर्स होता है। और सेल गवर्नमेंट कंपनी शेयर्स, जब गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर प्राइवेट कंपनी के हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में सेल करती है तो उसको कुछ शेयर मिलता है। तो गवर्नमेंट कंपनी जो अपना शेयर बेचती है तो इंडिविजुअल को उसको पैसा मिलता है। तो ऐसे सोर्स होते हैं कैपिटल बजट के। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्च कहाँ पे होता है कैपिटल बजट का पैसा? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गई, जो डैम हो गए, जो बांध वगैरह बनते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के बनते हैं, तो इन जगह पे लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। एक दिन में स्कूल नहीं बन जाता, एक दिन में हॉस्पिटल नहीं बन जाता है, और रोड को बनने में बहुत टाइम लगता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं कैपिटल बजट के अंदर। तो रेवेन्यू बजट के अंदर शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं, कैपिटल बजट के अंदर लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिसिट। डिफिसिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डिफिसिट 4 तरह का होता है। डिफिसिट किसे कहते हैं? जब इनकम कम हो जाती है, और जब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में डिफिसिट होता है, घाटा होता है। 4 तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू डिफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डिफिसिट, तीसरा होता है प्राइमरी डिफिसिट, चौथा होता है बजट डिफिसिट। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और बजट घाटा। तो ये 4 तरह के घाटे होते हैं। तो पहला है रेवेन्यू डिफिसिट। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले चारों के एग्जाम्पल और फिर उनकी डिफिनेशन देखेंगे। जैसे रमेश है एक पर्सन, तो रमेश की इनकम है 30,000 पर मंथ, और उसका एक्सपेंडिचर है 35,000 पर मंथ, तो उसको लॉस हो गया 5,000 का। तो ये उसका रेवेन्यू डिफिसिट है। और अब रमेश एक बंदा है, उसकी इनकम है 40,000 और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 60,000 हो गया। अब 60,000 उसने कैसे किया? अब जब 20,000 के लिए उसे लोन लेना पड़े, तो 20,000 उसने जो लोन लिया है उसी को हम कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। लेकिन उस लोन लेने में उसने 20,000 का क्या किया कि जो है 12,000 की उसने एक फ्रिज ले ली, और 8,000 का उसने जो है अपना पिछला लोन था उसको उसने चुकाया। तो जब हम उस 8,000 को भूल जाते हैं कि हमें पिछले लोन की बात नहीं करनी, उसने नए खर्च को बढ़ाने के लिए कितना लोन लिया है, जब केवल उसकी बात करते हैं तो वो डिफिसिट प्राइमरी डिफिसिट होता है।
तो मतलब प्राइमरी डिफिसिट किसे कहते हैं, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, जब उसने नए जो है खर्च को करने के लिए जो लोन लिया है, अब उसका नया खर्च करने के लिए जो लोन लिया है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिफिसिट। और पुराने लोन और नए खर्च दोनों को मिला करके जो लोन लिया है दोनों काम के लिए, उसको हम कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। सिंपली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, रिसिप्ट्स मतलब इनकम जो प्राप्त हुआ है। और तो रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि हम उसके बारोइंग्स जो उसने उधार लिया है और जो उसने नए खर्च के लिए लोन लिया है, दोनों को मिला करके जब बात करते हैं तो फिस्कल डिफिसिट का केस होता है। फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स माइनस बारोइंग्स। तो बारोइंग्स को भी हम टोटल रिसीप्ट से जो है घटा देते हैं, हम उस रिसीप्ट्स में बारोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो रियल न्यू लोन कितना लेना पड़ा, रियल न्यू लोन, ओल्ड वाला हमें भूल जाना है। रियल वाला न्यू लोन कितना लेना पड़ा, तो रियल में उसे तो 12,000 ही लेना पड़ा है फ्रिज के लिए, प्राइमरी डिफिसिट के लिए 8,000 तो उसका प्रीवियस लोन था। बजट डिफिसिट क्या होता है, ओल्ड टर्म है ये, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। तो ये फार्मूला होता है बजट डिफिसिट का। नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। डेली का खर्च ज़्यादा हो और कमाई कम हो तो हम उसे रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। फिस्कल डिफिसिट लोन लेना पड़े जब, और प्राइमरी डिफिसिट रियल न्यू लोन को कितना लेना पड़े, हम पिछले वाले लोन को उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। बजट ओल्ड टर्म टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस अ कंट्री इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन का यूज कैसे किया जाना है उसको फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम कंसीडर करते हैं। ये बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है रिलीज होता है फिस्कल पॉलिसी, उसी के द्वारा ये बनाया जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कैसे स्पेंडिंग उसका खर्च होगा, कैसे वो टैक्स लगाएगी कहाँ पे, इन चीज़ों को। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये तो फिस्कल पॉलिसी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी बाय विच अ सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स ईटीसी इन एन इकोनॉमिक टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई जैसे बैंक के द्वारा इकोनॉमी को टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स होते हैं टैक्स, स्पेंडिंग, सब्सिडी, और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल करना, और लिक्विडिटी कंट्रोल करना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा ना पाए और या फिर बहुत कम ना हो, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है आरबीआई बाय मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फिस्कल पॉलिसी जो है ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज होती है। और नेक्स्ट है मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मौद्रिक समुच्चय, मेजर्स ऑफ द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो गया है तो उसको मेजर किया जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स द्वारा। मॉनेटरी एग्रीगेट्स यूज्ड बाय आरबीआई, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई ही बनाता है, तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स यूज्ड बाय आरबीआई टू मॉनिटर एंड कंट्रोल लिक्विडिटी। आरबीआई इसे डिफरेंट लेवल पे मेजर करता है, तो मार्केट में कितना मनी सप्लाई हुआ इन सब चीज़ों को और लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी एग्रीगेट्स का यूज करता है। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स में पहला है M0। M0 को कहा जाता है रिजर्व मनी, बेस मनी या हाई पावर्ड मनी। इसके अंदर जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है वो, और डिपॉजिट्स विथ आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स है उन दोनों का काम्बो होता है M0। और M1 किसे कहते हैं, जब M0 में डिमांड डिपॉजिट्स को भी ऐड कर लेते हैं तो उसे M1 कहते हैं। M1 में जब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पॉस को ऐड कर लेते हैं तो M2 बन जाता है। M1 में जब टाइम डिपॉजिट्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे FD हो गया
तो उसे M3 कहते हैं। और जब M3 में ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर लेते हैं तो M4 हो जाता है। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स में M0, M1, M2, M3, M4 ये होते हैं। M1, M2 को नैरो मनी कहते हैं, M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। लिक्विडिटी, मोस्ट जो लिक्विड एग्रीगेट होता है वो M1 होता है, M4 लीस्ट लिक्विड होता है। तो M4 से लेके M1 तक ये इंक्रीजिंग आर्डर है लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कौन सा मनी पहले फ्लो में आ जाएगा मार्केट में। नैरो मनी M1, M2 और ब्रॉड मनी M3, M4। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके फिर नीति आयोग लाया गया और फिर 5 ईयर प्लान्स को इस टॉपिक में देखेंगे कि इंडिया में कैसे इकोनॉमिक जो है प्लानिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान देखते हैं कि कैसे बनाए जाने लगे। तो 1934 में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया आइडिया आया, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन्हें कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। और प्रपोज्ड सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंस्पायर्ड फ्यूचर प्लान्स लाइक बॉम्बे प्लान्स। तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग दी, मतलब जितने भी इकोनॉमिक प्लानिंग के डिसीजन होंगे वो एक सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। तो एम विश्वेश्वरैया आइडिया ये कहता है, और इस आइडिया ने बॉम्बे प्लान को जो है इंस्पायर किया। बॉम्बे प्लान क्या था, 1944 में आया और 8 टॉप इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा टाटा, बिरला, जॉन मैथेई, इन्होंने 15 ईयर का एक इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान दिया, सजेस्टेड 15 ईयर प्लान फॉर इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इन्फ्लुएंस्ड नेहरूज पॉलिसी। नेहरू ने जो 3 5 ईयर प्लान्स बनाए थे उनके टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको भी इन्फ्लुएंस किया था बॉम्बे प्लान ने। और फिर नेक्स्ट आया 1944 में ही, उसी सेम ईयर में, जिस ईयर में बॉम्बे प्लान आया उसी ईयर में गांधीयन प्लान भी आया। गांधीयन प्लान किनका था, एस.एन. अग्रवाल द्वारा। गांधीयन फिलासफी के फॉलोअर थे, इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, अपोजिट टू द बॉम्बे प्लान था इन आइडियोलॉजी में बॉम्बे प्लान के अपोजिट था, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड पे फोकस था गांधीयन प्लान, और बॉम्बे प्लान था विश्वेश्वरैया प्लान आइडिया पे फोकस, जो कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग का बेस था। पीपल्स प्लान 1945 में आता है बाई एम एन राय, फाउंडर ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1950 में प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया जाता है, जो कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उन सभी को रेगुलेट करता है, बनाता है। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 15 मार्च 1950 को बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट रेजोल्यूशन, और फर्स्ट चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और पर्पज इसका था प्रिपेयर 5 ईयर प्लान मॉडल इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसआर, जो यूनाइटेड सोवियत संघ रूस था उसके द्वारा। और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट होता है, लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में। पहले देख लेते हैं सभी 5 ईयर प्लान्स का टाइम पीरियड। तो जो टोटल 5 ईयर प्लान हुई हैं वो 12 हुई हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। जो पहली 3 थी उनको एक सीक्वेंस में थी, 1951 से 1956, 1956 से 1961, 61 से 66। फिर 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 ईयर का गैप लेते हैं, और 3 ईयर का गैप लेने के बाद फिर 2 5 ईयर प्लान सीक्वेंस में, फिर 2 ईयर का गैप लेते हैं, फिर 2 5 ईयर प्लान चलती हैं, फिर 2 ईयर का गैप लेते हैं, फिर 8th 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान तक सीक्वेंस में चलती हैं। तो इसकी जो डेट की टाइमलाइन याद रखने के लिए ये ट्रिक की तरह है कि पहले 3 सीक्वेंस में हैं, फिर 3 ईयर का गैप है, फिर 2 सीक्वेंस में हैं, फिर 2 ईयर का गैप है, फिर 2 सीक्वेंस में हैं, फिर 2 ईयर का गैप है, और फिर सभी 8th से लेकर 12th तक सीक्वेंस में हैं। तो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बेस्ड था हैरड डोमर मॉडल पे, सेकंड बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पे, थर्ड बेस्ड था जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल पे, एंड फोर्थ था रुद्र गडगिल मॉडल पे। 5th 5 ईयर प्लान था डीपी धर मॉडल पे बेस्ड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट जो 3 5 ईयर प्लान थे उन पे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। 4th 5th के टाइम पे थी इंदिरा गांधी जी, और रूलिंग प्लान के टाइम पे जनता दल पार्टी एक थी, तो वो गवर्नमेंट में थी। और 6th में इंदिरा गांधी, 7th में राजीव गांधी। और बीओपी क्राइसिस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है 1990 से 1992 तक, ये अभी इसको डिटेल में देखेंगे लास्ट में। इस टाइम में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, और इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं।
इस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जो है पीएम रहते हैं, और 9-10 पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 11th में मनमोहन सिंह जी, और 11th-12th में ये पीएम रहते हैं। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था एग्रीकल्चर था, सेकंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और थर्ड में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों पे जो है कंबाइंड फोकस था, और फोर्थ का टारगेट था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का था गरीबी हटाओ एम्प्लॉयमेंट, और गरीबी हटाओ स्लोगन जिस टाइम पे दिया गया उस टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी। और रोलिंग प्लान को कांग्रेस गवर्नमेंट जब आता है जनता दल के बाद गवर्नमेंट में, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर 6th में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फोकस रहता है, 7th में टेक एंड मॉडर्नाइजेशन राजीव गांधी के टाइम पे, और 8th में एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और लाइसेंस राज को ख़त्म हो जाता है 8th में। और इसी तरह से 9th में ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, 10th में पॉवर्टी एजुकेशन एंड हेल्थ पे फोकस रहता है, 11th में रैपिड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, और 12th में भी इसी पे फोकस रहता है सस्टेनेबल ग्रोथ में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट रहता है 2.1% का और अचीव होता है 3.6%। सेकंड 5 ईयर प्लान में टारगेट लेते हैं 4.5% का, अचीव करते हैं 4.3%। और थर्ड 5 ईयर प्लान में 5.6% का टारगेट लेते हैं और उसका हाफ अचीव कर पाते हैं 2.8%। ऐसे ही बाकी सभी आप देख सकते हो कि टारगेट से कम ही अचीव कर पाते हैं। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फिर से जो है टारगेट से ज़्यादा अचीव करते हैं, 4.4% से 4.8%। ऐसे 6th में भी टारगेट से ज़्यादा अचीव है। फिर 7th में है, फिर 8th में, 9th 10th इस तरह से है। फिर प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया जाता है अगस्त 2014 में, और 2014 में मोदी गवर्नमेंट इसको एबॉलिश करके नीति आयोग का जो है कमीशन का सेटअप करती है। 1 जनवरी 2015 में इसका जो है एस्टेब्लिश होता है। इंडियन इकोनॉमी बेसिक में एक टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ रैपिड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो रैपिड मतलब तेज़ी से जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ था इंडिया में, तो उस पीरियड को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। स्टार्टेड 1966-67 में पंजाब में, और इसकी फोकस क्रॉप्स थी गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस। रीजन्स क्या थे? फ्रीक्वेंट फेमाइंस, जो बहुत सारे लगातार अकाल उस समय पड़े थे तो खाने की थोड़ा कमी पड़ गई थी। फूड शॉर्टेज हो गया था, और हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स दूसरे जो फॉरेनर कंट्रीज थी तो उनसे बहुत ज़्यादा फूड वगैरह मंगाया जाने लगा। तो ये सभी रीजन्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। मेन फीचर्स उस समय क्या हुए, कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया? HYV सीड्स यूज करने लगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो ये चीज़ हुआ। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो है यूज करने लगे, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और इरिगेशन एक्सपांसन, सिंचाई के साधन बढ़ गए और उसको उस पर जो है खर्च वगैरह किए। फार्म मैकेनाइजेशन, मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किए। इजी लोन्स टू फार्मर्स को इजी लोन्स देने लगे। और वर्ल्ड में फादर इसके कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलैग ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। और निगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ एक है इसका कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो गया, ग्राउंड वाटर का डिप्लीट हो गया, क्योंकि इरिगेशन के जो है इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी बढ़ गए। और नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड। इसमें 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे पाकिस्तान टाइम पे भीख मांगता है। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष IMF इस्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इन 1944 में, स्टार्टेड इन 1945। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, और इसका स्टार्ट हुआ 1945 में। और मेंबर्स इसके 190 प्लस कंट्रीज हैं, और इसके वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया भी है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में था IMF के भी और WTO के भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। इसका पर्पज क्या रहता है IMF का? ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। इफ़ एनी कंट्री इमरजेंसी या फॉरेन करेंसी, शॉर्ट टर्म लोन बाई IMF। तो शॉर्ट टर्म लोन देता है जैसे पाकिस्तान को टाइम पे। इमरजेंसी या फॉरेन करेंसी, इमरजेंसी अगर मतलब फॉरेन करेंसी की किसी
कंट्री में नीड पड़ जाती है, जैसे किसी कंट्री में फॉरेन करेंसी घट गई है और तो उसके लिए भी ये IMF उसको एक्सचेंज भी करता है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC इसका USA में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में और गेट को रिप्लेस करके ये WTO बना था। पर्पज इसका क्या है? प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्प्यूट सॉल्वर, मतलब जो भी डिस्प्यूट हो जाते हैं किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेके, तो उसको ये सॉल्व करता है। और 160+ कंट्रीज जिसके मेंबर्स हैं, इंडिया वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्लान्स या रूल्स जो कि इंडस्ट्रीज को रेगुलेट, ग्रो और कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ऐसे प्लान या रूल्स को हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड करती है कौन सा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करेगा, कौन सा पब्लिक सेक्टर करेगा, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कंट्रोल करना है, तो ये चीज़ें हैं। मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऑफिशियल ये पॉलिसी थी और मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पे ये बेस्ड है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इकोनॉमी को सोशलिस्ट पैटर्न में इसने बनाया और 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड किया इंडस्ट्रीज को। तो 1956 में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A में रखा है उनको जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास उनका कंट्रोल है। दूसरे शेड्यूल B में रखा है उन सेक्टर्स को जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का जो है कंट्रोल है। और तीसरा उसमें जिसमें सिर्फ प्राइवेट के कंट्रोल में है वो। तो एटॉमिक एनर्जी प्लस आर्म्स ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर में है और कंज्यूमर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग ये सिर्फ प्राइवेट के हाथों में है। तो ये पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 था। नेक्स्ट है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 का, जनता पार्टी गवर्नमेंट। इस टाइम पे MRTP एक्ट जो है आया मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए। तो MRTP एक्ट किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया? MRTP एक्ट 1969 में आया था, तो ये 4th 5 ईयर प्लान पे था। तो ये क्वेश्चन जो है MRTP एक्ट किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया, ये अभी SSC फेज का जो एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं 2025 के, तो इसमें क्वेश्चन आया है ये ग्रेजुएशन लेवल में कि MRTP एक्ट किस 5 ईयर प्लान का में जो है आया था। तो 1969 में 4th 5 ईयर प्लान का है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980, लिबरलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई इस टाइम पे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में और PM इस टाइम पे PV नरसिम्हा राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। फीचर्स इसके क्या हैं 1991 के? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस राज का इस समय एंड हो गया, प्राइवेट फर्म्स को फ्रीडम मिली। और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई कई सेक्टर्स में, गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेटाइजेशन को छूट दी। ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया इंडिया में कि इंडिया में पार्टिसिपेट करें। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्कीम्स। पावर्टी को 2 टाइप्स में हम देखते हैं, एक अब्सोल्यूट पावर्टी होती है, एक रिलेटिव पावर्टी। अब्सोल्यूट पावर्टी किसे कहते हैं? जब हम कोई फिक्स्ड लेवल होता है, जैसे BPL लाइन है। अब कोई मतलब जैसे 5,000 रुपये से ऊपर एवं कमाने वालों को जो है रिच कहा जाएगा, 5,000 से कम कमाने वालों को बहुत गरीब कहा जाएगा। तो ये एक फिक्स्ड लेवल हो गया जो कि सबके लिए सेम है, तो इसे कहते हैं अब्सोल्यूट पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी किसे कहते हैं? जब 2 अमीर लोगों के बीच में, जैसे 2 रिच पर्सन्स हैं या 2 मिडिल क्लास वाले हैं या 2 पुअर हैं, उनके में 2 पर्सन के बीच में आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो वो रिलेटिव पावर्टी होती है। बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टू टॉक अबाउट पावर्टी लाइन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी थे जिन्होंने सबसे पहले पावर्टी लाइन के बारे में बात की और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रिटिश इंडिया के वेल्थ को कैसे लूट रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। ये आइडिया दिया था नेशनल प्लानिंग कमेटी को जो है सेटअप करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एज
इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, चेयरमैन इसके थे जवाहरलाल नेहरू। और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि लिविंग का जो जीवन जीने का एक मिनिमम स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। बॉम्बे प्लान 1944 रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इसको प्रपोज किया था, सपोर्टेड गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट। एंड नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटीज, कुछ उनको देखते हैं। उसमें पहली वीएम दांडेकर एंड रथ कमेटी 1971 में इसका टाइम है। और बेस्ड ऑन एनएसएसओ डेटा, जो फर्स्ट सिस्टमेटिक जो असेसमेंट पॉवर्टी किया था, असेसमेंट है ये। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट अगर पॉवर्टी का किसी ने किया था तो वो वीएम दांडेकर एंड रथ कमेटी थी। एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन था, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च पे बेस्ड था। और अलाक कमेटी 1979 में बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो न्यूट्रिशनल जो पोषण होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेस्ड पे उन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया। और फिर नेक्स्ट है लकड़ावाला कमेटी 1993 बेस्ड ऑन हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने हाउस होल्ड में कितना जो है एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहा है, कितना कंजप्शन का, तो उसको पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति के आधार पे इन्होंने डिसाइड किया पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट है तेंदुलकर कमेटी 2005 बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर। तो परचेज कितना कर पाते हैं उसके तो क्रय क्षमता के आधार पर इन्होंने तेंदुलकर कमेटी ने डिसाइड किया पॉवर्टी लाइन। 2011-12 में पॉवर्टी लाइन वाज सेट टू रूरल के इन्होंने 816 रुपये 816 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ। और अर्बन के लिए, शहरी के लिए 1000 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ। रंगराजन कमेटी 2012 इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स, फूड आइटम्स, इसेंशियल नॉन फूड आइटम्स और बिहेवियरली डिटरमाइंड नॉन फूड आइटम्स। तो ये 3 कंपोनेंट जिन्होंने इंक्लूड किए रंगराजन कमेटी ने। स्टेट वाइज अगर पॉवर्टी कहें तो 2011-12 में मैक्सिमम जो थी वो छत्तीसगढ़ की है पॉवर्टी, और झारखंड की है, फिर बिहार की है, और मिनिमम है गोवा की। MPI मल्टीमीडिया पॉवर्टी इंडेक्स, व्हेन पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय मल्टीपल डायमेंशंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल। तो MPI क्या होता है? मल्टीमीडिया पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये कई सारे मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, लाइफस्टाइल है। तो इनके बेसिस पे जब पॉवर्टी को मेजर किया जाता है तो उसे MPI कहते हैं। डेवलप्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट MPI रिपोर्ट इन इंडिया बाय नीति आयोग इन 2021। 2021 में नीति आयोग ने फर्स्ट MPI रिपोर्ट इंडिया में की थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, तो मनी कितना इनफ्लो बाहर गया, कितना देश में आया, तो इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। कि पेमेंट का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो संतुलन, भुगतान संतुलन इसे हिंदी में कहते हैं। तो जो पेमेंट्स का वो बैलेंस कैसे करना है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो जिसमें लिखा जाता है, उस सारे ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड होता है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड जैसे कि ईयर हम ले लिए, एक टाइम स्पेसिफिक टाइम ले लें, तो उसके अंदर कितना वर्ल्ड में और अपने देश के अंदर जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं, सिटीजन्स, उनके आपस में कितना जो है फ्लो हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुआ। BOP के 2 मेजर कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में डे टू डे का लेते हैं, डेली बेसिस का, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स का, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एग्जांपल, अमेजन ने इंडिया में ऑफिस ओपन किया तो इन्वेस्टमेंट किया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लोन्स है, IMF, वर्ल्ड बैंक से अगर ले लिया, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। इंडियाज BOP क्राइसिस क्या है? 1991 में ये इंडिया में अगर BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस सबसे बड़ा हुआ तो वो 1991 में हुआ। इंडिया हैड ओनली $1.2 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेफ्ट। तो सिर्फ इंडिया के पास $1.2 बिलियन उस समय बचे थे फॉरेन एक्सचेंज के लिए। कुड पे फॉर जस्ट 15 डेज ऑफ इम्पोर्ट, सिर्फ 15 दिनों के इम्पोर्ट के लिए वो एडजस्ट कर सकता था। तो
तो RBI हैड टू प्लेज 70 टन्स ऑफ गोल्ड टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बैंक से 70 टन्स ऑफ गोल्ड RBI ने जो है प्लेज किया, मतलब उससे मांगा। तो ट्रिगर्ड रिफॉर्म्स, लाइसेंस राज एंडेड, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टैक्स एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स, प्राइवेट कंपनीज गॉट फ्रीडम। तो ये सभी जो है BOP क्राइसिस जैसे ही 1991 के बाद 1992 में ये सारे रिफॉर्म्स आते हैं कि फिर रिफॉर्म्स करते हैं कि इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया इंडिया में जब, तो फिर इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स करते हैं जिसमें लाइसेंस राज को एंड कर देते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाते हैं 1992 में, जिसमें LPG रिफॉर्म्स करते हैं, और टैक्स एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं फिर 1992 में। करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रेपो रेट 2024 में 6.5% था। अप्रैल जो 2025 में डेटा आया है उसमें रेपो रेट 6.25% है, और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है इस टाइम पे जो डेटा आया है। और जापान को पीछे छोड़ करके इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है। और जो ये इकोनॉमी काउंट की गई है ये नॉमिनल GDP के टर्म्स में की गई है।